ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्रोमांसर ऑफ द शैडोज, अध्याय 171। इवान अकादमी से बाहर चला गया और अपने चारों ओर देखा। यह एक नया दिन था और कल से कई चीज़ें अलग थीं। इवान के लिए सबसे बड़ा अंतर यह था कि एक रात में उसे पदोन्नति मिल गई। अगर कल वह बदमाश था तो आज वह बड़ा बदमाश है। हाँ, उसे बड़ी पदोन्नति मिली। किसी कारण से वह लेख जिसमें उसने महिलाओं को परेशान करने के लिए काले कौशल का इस्तेमाल किया था, तेजी से फैल रहा है। उसकी नगण्य प्रतिष्ठा अब तक के सबसे निचले स्तर पर है। अगर पहले उसकी प्रतिष्ठा 0 थी तो अब यह -100 है। बाहर आने के बाद इवान एक बार फिर टैक्सी स्टेशन की ओर चल पड़ा। इस समय उसने अपना चेहरा छिपाने के लिए बड़ा काला धूप का चश्मा और एक मुखौटा पहना हुआ था। हालांकि उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, फिर भी वह नहीं चाहता था कि कोई उस पर सड़ा हुआ अंडा फेंके। यही वजह है कि उसने बाहर जाते समय मुखौटा पहनने का फैसला किया। बेशक मुखौटा और धूप के चश्मे के साथ वह केवल सामान्य लोगों को धोखा देने में सक्षम था। बाहर उसका इंतजार कर रहे लोगों ने उसे पहचान लिया। टैक्सी स्टेशन पर पहुंचने के बाद इवान ने एयरपोर्ट के लिए टैक्सी ली। पहले तो टैक्सी का ड्राइवर इवान की शक्ल देखकर बुरी तरह डर गया। बड़े बड़े सनग्लास और मास्क उसे क्लासिकल विलेन लुक दे रहे थे। लेकिन जल्द ही ड्राइवर ने अपनी भावनाओं पर काबू पा लिया और इवान के बैठने के बाद वह एयरपोर्ट की ओर गाड़ी चलाने लगा। क्या वह कोई अपराध करके भागने की कोशिश कर रहा है? ड्राइवर फिल्मों का शौकीन था और इवान को विलेन की तरह देखकर उसने सोचा कि वह एयरपोर्ट जा रहा है। ड्राइवर ने ज़्यादा देर तक गाड़ी नहीं चलाई और करीब 30 मिनट बाद अचानक 2 काली कारें टैक्सी के सामने आ गईं। ड्राइवर को उन कारों की वजह से टैक्सी रोकनी पड़ी जो उसके सामने रुकी थीं। क्या ये पुलिस की कारें हैं जो उसे पकड़ने आई हैं? ड्राइवर ने सोचा और उसके माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें उभर आईं। किसी कारण से वह परिदृश्य उसके दिमाग में आया जिसमें विलेन अपनी जान बचाने के लिए निर्दोष लोगों को बंधक बना लेगा। मैं बहुत मुश्किल में हूँ, ड्राइवर ने सोचा और हिलने की हिम्मत नहीं हुई। तो आखिरकार वे दिखाई दिए, ड्राइवर ने खलनायक को खुद से बड़बड़ाते हुए सुना। अच्छा भाई, सवारी के लिए धन्यवाद, यह आपका भुगतान है। आपको यहाँ से चले जाना चाहिए, इवान ने 2 काली कारों को देखने के बाद ड्राइवर से कहा। लेकिन ड्राइवर पहले से ही अपनी दुनिया में था और उसने उसकी बातों को पूरी तरह से गलत समझा। उसे एक और दृश्य याद आया जहां खलनायक ने एक बंदूक निकाली और भुगतान के रूप में ड्राइवर को एक सटीक हेडशॉट दिया और उसे दुनिया से जाने के लिए मजबूर किया। वह मुझे बंधक भी नहीं बनाना चाहता, ड्राइवर ने सोचा और उसका रक्तचाप बढ़ गया। अगले ही पल उसकी आंखें उसके सिर के अंदर घूम गईं और वह तनाव के कारण बेहोश हो गया। इवान जो अभी बोल रहा था, ड्राइवर को अचानक बेहोश होते देख दंग रह गया। उसने कार के बाहर देखा और 7 लोगों को देखा जो असली गुंडे लग रहे थे। वे 7 लोग काली कारों से बाहर आए। यहाँ तक कि पहले से ही उनकी शक्ति की जांच की गई और उनमें से कोई भी रैंक पर नहीं था। यही कारण है कि वह इतना आराम कर रहा था। अगर उसने एक शक्तिशाली आभा देखी होती तो वह छाया चाल का उपयोग करके बहुत पहले ही यहाँ से भाग गया होता। ये ड्राइवर वास्तव में एक डरपोक है, वह उन गुंडों को देखकर बेहोश हो गया। इवान ने अवाक होकर ड्राइवर को देखा और टैक्सी से बाहर निकल गया। 5 मिनट बाद इवान एक काली कार के अंदर बैठा था और एक गुंडा जो सी रैंक पर था उसे हवाई अड्डे की ओर ले जा रहा था। गुंडे के बाल कटोरे के आकार के थे, उसका चेहरा सूजा हुआ था जैसे कि उसे अभी अभी बुरी तरह पीटा गया हो। उसके कुछ दांत टूट गए थे और वह समय समय पर कांप रहा था। इस गुंडे का नाम बोगदान था। तो तुम 7 को आतंकवादी भाई कहा जाता है? इवान ने बोगदान को अपनी आंखों से देखते हुए पूछा। उन सभी 7 को पीटने के बाद इवान ने टैक्सी चालक के बेहोश हो जाने के बाद उसे सवारी देने के लिए बेतरतीब ढंग से गुंडों में से एक का अपहरण कर लिया। जाते समय उसने समय बिताने के लिए उनके बारे में कुछ जानकारी मांगी और इवान को स्वीकार करना होगा, वह पूरी तरह से अवाक था। हाँ, बोगदान ने शर्माते हुए अपना सिर हिलाया। इवान ने उनके साथ कितनी आसानी से व्यवहार किया, ये देखकर वह शर्मिंदा महसूस कर रहा था। इवान की पहली प्रवृत्ति कार से बाहर कूदने की थी जब उसने बोगदान को शर्माते हुए देखा। अरे, मुझे एक ऐसा कौशल चाहिए जो यादों को सील कर सके, इवान ने दूर देखते हुए सोचा। बोगदान के अनुसार वे आतंकवादी भाइयों नामक भाड़े के सैनिकों का एक समूह हैं और आश्चर्यजनक रूप से वे लेख देखने के बाद यहाँ नहीं आए और ट्वाइलाइट मून गिल्ड की चापलूसी करना चाहते थे। वे वास्तव में यहाँ इसलिए आए क्योंकि कल उन्हें उसे पकड़ने का मिशन मिला था। किसी ने उन्हें उसे पकड़ने के लिए मोटी रकम दी थी। वे नहीं जानते कि मिशन जारी करने वाला कौन था क्योंकि व्यक्ति ने इसे कॉल पर जारी किया था और वे उससे नहीं मिले थे। अब मैं एक वांछित अपराधी की तरह महसूस कर रहा हूं जो भाग रहा है और लोग मुझे पकड़ना चाहते हैं, इवान ने सोचा और अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका।
इसे भूल जाओ, मुझे बस अगले रैंक पर आगे बढ़ने पर ध्यान केंद्रित करना है। एक बार जब मैं सी रैंक पर आगे बढ़ जाऊंगा तो मैं बी रैंक के शिकारियों को आसानी से संभाल पाऊंगा, इवान ने सोचा और बेकार की बातों के बारे में सोचना बंद कर दिया। 1 घंटे के बाद वह एक बार फिर एयरपोर्ट पर पहुंच गया। सौभाग्य से आतंकवादी भाइयों के अलावा कोई और उसे पकड़ने नहीं आया। यात्रा के लिए धन्यवाद, इवान ने कार से बाहर निकलने से पहले बोगदान से कहा। जैसे ही इवान ने कार छोड़ी, बोगदान कार की पूरी गति से वहां से भाग गया। उसे डर था कि इवान उसे अलविदा कह देगा। बोगदान के जाने के बाद इवान एयरपोर्ट के अंदर चला गया। उसकी उड़ान में अभी 30 मिनट बाकी थे। वह एक साथ घबराया हुआ और उत्साहित था। ये पहली बार होगा जब वह इस दुनिया में आने के बाद किसी यात्रा पर जा रहा है। किसी कारण से मुझे लग रहा है कि मेरा भविष्य अंधकार से घिरा हुआ है, इवान ने सोचा और थोड़ा मुस्कुराया, लेकिन ये ठीक भी है क्योंकि काला मेरा पसंदीदा रंग है। इवान योजना की खिड़की से बाहर देख रहा था। योजना ने अभी 5 मिनट पहले ही उड़ान भरी थी। इवान ने अपने पिछले जीवन में भी योजना के माध्यम से कभी यात्रा नहीं की थी, इसलिए यह उसके लिए बिल्कुल नया अनुभव था। भले ही यह एक नया अनुभव था और वह इसका जितना संभव हो उतना आनंद लेना चाहता था, लेकिन वह इसका आनंद नहीं ले पाया। भले ही वह खिड़की से बाहर देख रहा था, लेकिन वह इस पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। इसका कारण वह यात्री था जो उसके साथ बैठा था। तो आप वहाँ छुट्टियां मनाने जा रहे हैं? जेफरी ने इवान से पूछा। हाँ, आप गिल्ड मास्टर जेफरी के बारे में क्या सोचते हैं? इवान ने बाहर देखना बंद कर दिया और पूछा। उसके बगल में बैठा यात्री क्रिम्सन ब्लेड का गिल्ड मास्टर था, जो एक गोल्ड रैंक गिल्ड है। इवान उसका नाम जानता था क्योंकि उसने उसे अपने गिल्ड में आमंत्रित भी किया था। मेरे पास गिल्ड से जुड़ा कुछ काम है, जेफरी ने आह भरते हुए कहा। यार, मैं भी तुम्हारी तरह छुट्टी मनाना चाहता हूँ। इवान ने उसकी बात सुनकर सिर हिलाया। उसे थोड़ा संदेह हुआ, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। वह जेफरी को सिर्फ 1 या 2 थप्पड़ नहीं मार सकता था और उसने पूछा कि क्या वह उसका पीछा कर रहा है। एक्वाविले छुट्टी मनाने के लिए एक अच्छी जगह है। मैं भी बचपन में वहां बहुत जाता था, जेफरी ने इवान की ओर देखते हुए कहा, लेकिन अब इस शापित गिल्ड की वजह से मेरे पास मौज मस्ती करने का समय नहीं है। मुझे करना ही पड़ता है अंडरस्कोर। भाई, मैं तुमसे कुछ नहीं पूछता। तुम मुझे ये सब उबाऊ बातें क्यों बता रहे हो? जब जेफरी अचानक अपने काम के बारे में बड़बड़ाने लगा तो इवान जोर से चिल्लाना चाहता था। वह अपनी पहली उड़ान का मजा लेना चाहता था, लेकिन ये कमीना उसे मानसिक शांति नहीं दे रहा था। ओह, मुझे खेद है कि मैं बहक गया। जब जेफरी ने इवान के हिलते हुए मुंह को देखा तो वह अपने होश में आया और उसे अजीब तरह से देखा। इन उबाऊ चीज़ों के बारे में सुनना परेशान करने वाला रहा होगा। हाँ, ये है। इवान ने अवचेतन रूप से अपना सिर हिलाया, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि उसने सहज रूप से अपना सिर हिलाया था तो वह स्तब्ध रह गया। जेफरी को उम्मीद नहीं थी कि इवान उसकी बात सुनने के बाद हाँ कहेगा और बस उसे एक खाली नज़र से देखता रहा। धिक्कार है मुझे और मेरे गंदे मुंह को। जब इवान ने जेफरी की खाली नज़र देखी तो वह अंदर ही अंदर कोसने से खुद को रोक नहीं पाया। हा, लेकिन अगले ही पल जेफरी जोर से हंस पड़ा। तुम बहुत ईमानदार हो ना? इवान ने उसकी बात सुनकर बस एक मजबूरी भरी मुस्कान दिखाई। वह समझ नहीं पाया कि यह आदमी उसके साथ इतना दोस्ताना व्यवहार क्यों कर रहा था। हालांकि उसने परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जेफरी उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। आखिरकार वह अभी भी एक डी जोड़ रैंक का शिकारी है। वैसे क्या तुमने तय किया है कि तुम किस गिल्ड में शामिल होने जा रहे हो? जेफरी ने अचानक इवान से पूछा, जो अपने विचारों में खोया हुआ था। जेफरी की बात सुनकर इवान को अचानक कुछ ख्याल आया। क्या ऐसा हो सकता है वह मेरे साथ अच्छा व्यवहार इसलिए कर रहा है क्योंकि वह चाहता है कि मैं क्रिम्सन ब्लेड गिल्ड में शामिल हो जाऊं? इवान ने इसके बारे में सोचा और पाया कि यह संभव है। क्षमा करें, बहुत सारे विकल्प हैं और मुझे अभी भी यकीन नहीं है, इवान ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। जेफरी ने इवान को गहराई से देखा। इवान को इस तरह के आदमी द्वारा चौंकाए जाने पर अजीब लगा और वह लगभग विमान की खिड़की से बाहर कूद गया। क्या मेरे चेहरे पर कुछ है? इवान ने शांत स्वर में पूछने की कोशिश की, लेकिन वह अभी भी शुरू में हकला रहा था। आह, तुम अभी भी जवान हो और मैं समझ सकता हूं कि तुम क्या सोच रहे हो। जेफरी ने आह भरी और कहा, मुझे पता है कि तुम्हारा किसी गिल्ड में शामिल होने का कोई प्लान नहीं है। मैं भी अपने बचपन में तुम्हारे जैसा ही था। किसी गिल्ड में शामिल होने के बजाय मैं भी पूरी दुनिया में आज़ादी से घूमना चाहता था, लेकिन मेरे पिता की मृत्यु के बाद, जो कि क्रिम्सन ब्लेड गिल्ड के पूर्व नेता थे, मेरे पास नया नेता बनने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तो मैं समझ सकता हूं कि तुम क्या करना चाहते हो। अगर तुम्हें किसी मदद की ज़रूरत है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो, जब तक कि यह कोई बड़ी बात न हो। मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूंगा, जेफरी ने उसे हल्के से देखते हुए कहा। जेफरी की बात सुनकर इवान एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। जब से उसने जेफरी को देखा, वह सावधान हो गया। हालांकि यह असंभव नहीं है, इवान को यह अजीब लगा कि जेफरी भी उसी समय एक्वाविल जा रहा है।
वह जानता था कि जेफरी को ट्वाइलाइट मून गिल्ड की चापलूसी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह भी क्रिम्सन ब्लेड का गिल्ड मास्टर है। लेकिन हमेशा कुछ ऐसे सिम्प्स होते हैं जो अपनी पसंद की महिला के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वह सोच रहा था कि जेफरी शायद उन सिम्प्स में से एक है, और उसके लिए चीज़ें मुश्किल बनाने के लिए यहाँ है। अब जब उसने सुना कि जेफरी ने अभी क्या कहा, तो उसे ऐसा कुछ सोचने के लिए शर्मिंदगी महसूस हुई। वह महसूस कर सकता है कि जेफरी पहले ईमानदार था और मजाक नहीं कर रहा था। धन्यवाद, गिल्ड मास्टर जेफरी। अगर मुझे भविष्य में किसी भी मदद की ज़रूरत होगी तो मैं आपसे पूछने में संकोच नहीं करूंगा, इवान ने सहजता से कहा। चूंकि एक बड़े बॉस ने कहा था कि वह उसकी मदद मांग सकता है, इसलिए उसके पास मना करने का कोई कारण नहीं था। केवल एक मूर्ख ही A+ रैंक के शिकारी की मुफ्त मदद की पेशकश को अस्वीकार कर सकता है। जरूर, जब तक कि यह कुछ ऐसा न हो जो अतिशयोक्तिपूर्ण न हो। जेफरी ने भी अपना सिर हिलाया। इवान और जेफरी कुछ देर तक बात करते रहे, और किसी कारण से इवान को जेफरी अब परेशान करने वाला नहीं लगा। जैसे कि यह पूरा दिन पलक झपकते ही बीत गया। इवान विमान की खिड़की से बाहर देख रहा था। खिड़की से वह दूर एक शहर की रूपरेखा देख सकता है। क्या यह एक्वाविले है? इवान ने जेफरी से पूछा, जो अपनी आंखें बंद करके बैठा था। हाँ, जेफरी ने अपनी आंखें खोले बिना कहा, हमें 5 मिनट में उतरना चाहिए। इवान खिड़की से बाहर देखता रहा क्योंकि शहर की रूपरेखा बड़ी और बड़ी होती जा रही थी। और जैसा कि जेफरी ने कहा, 5 मिनट के बाद एक घोषणा हुई कि वे उतर रहे हैं। विमान सुरक्षित रूप से उतरा और इवान आखिरकार एक्वाविले पहुंच गया। इवान और जेफरी एक साथ एयरपोर्ट से बाहर आए। अब तुम क्या करने जा रहे हो? जेफरी ने इवान से एयरपोर्ट से बाहर आने के बाद पूछा। कुछ ज़्यादा नहीं, मैं यहाँ आराम करने आया हूँ, इसलिए मैं बस शहर घूमने जा रहा हूँ और मौज मस्ती करूँगा, इवान ने कंधे उचकाते हुए कहा। मैं भी तुम्हारी तरह बेफिक्र रहना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ कुछ ज़रूरी काम है जो मुझे करने हैं। तो फिर मैं तुम्हारा समय बर्बाद नहीं करूँगा, आगे बढ़ो और मौज करो, जेफरी ने इवान से कहा और वहाँ से चला गया। जाने से पहले उसने इवान को अपना फ़ोन नंबर भी दिया और कहा कि अगर उसे कुछ चाहिए तो वह उससे संपर्क कर सकता है। इवान भी एयरपोर्ट से बाहर निकल गया और वहाँ से चला गया। मेरा पहला लक्ष्य कुछ कोर इकट्ठा करना और अपने मोनाक कोर को C रैंक तक ले जाना है, इवान ने चलते हुए सोचा। कोर इकट्ठा करने के लिए इवान एक्वाविले सिटी से बाहर जाने के बारे में सोच रहा था। एस्ट्रेट सिटी की तरह ही एक्वाविले सिटी के बाहर भी कई राक्षस हैं। कुछ कोर इकट्ठा करने और C रैंक पर आगे बढ़ने के बाद वह अपने डंगोन एक्सेस कार्ड का उपयोग करेगा और B रैंक डंगोन में प्रवेश करेगा। ये दोनों ही एक्वाविले सिटी में आने के उसके मुख्य उद्देश्य हैं। लेकिन निश्चित रूप से वह यहाँ आने के बाद सीधे जंगल में नहीं कूदने वाला है। जब उसने जेफरी से कहा कि वह यहाँ आराम करने आया है तो वह झूठ नहीं बोल रहा था। हालांकि उसके पास करने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन वह आराम भी करना चाहता है। एक्वाविले सबसे अच्छे पर्यटक शहरों में से एक है। ये शहर अपने पानी के नज़ारों के लिए मशहूर है। अगर इवान इसका वर्णन करना चाहे तो वह कहेगा कि यह शहर उसके पिछले जीवन के वेनिस शहर से बहुत मिलता जुलता है। वह अपने मुख्य कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने से पहले 2 या 3 दिनों के लिए शहर का दौरा करने के बारे में सोच रहा था। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो आर्केनम अकादमी भी एक्वाविले शहर में स्थित है, इवान ने अपनी ठुड्डी को रगड़ते हुए सोचा। एस्ट्रेट अकादमी की तरह आर्केनम अकादमी 6 प्रमुख शिकारी अकादमियों में से एक है। आर्केनम अकादमी के छात्र ऑल हंटर अकादमी टूर्नामेंट में भी हिस्सा लेंगे। बेशक, इवान आर्केनम अकादमी जाने और अपने छात्रों को किसी अभिमानी युवा मास्टर की तरह चुनौती देने के बारे में नहीं सोच रहा था, ताकि टूर्नामेंट से पहले उनकी ताकत का परीक्षण किया जा सके। ये बस एक गुजरता हुआ विचार था जो अचानक उसके दिमाग में आया। उन्हें चुनौती देने में अपना समय बर्बाद करने के बजाय वह कुछ राक्षसों को चुनौती देगा ताकि वह कुछ कोर इकट्ठा कर सके। इवान ने अपना फ़ोन निकाला और सबसे पहले पास में एक होटल की तलाश की। एक दिन की उड़ान के बाद वह सबसे पहले अच्छी नींद लेना चाहता था ताकि वह शहर का आनंद ले सके। लेकिन जब इवान ने अपना फ़ोन निकाला तो वह अवाक रह गया क्योंकि उसका फ़ोन खत्म हो चुका था। जब मैंने कुछ मिनट पहले जेफरी का फ़ोन नंबर सेव किया तो उसमें 80% से ज़्यादा बैटरी बची हुई थी, इवान शिकायत करने से खुद को रोक नहीं पाया। उसे बहुत पहले से पता था कि उसे अपना फ़ोन बदलने की ज़रूरत है। वह अभी भी एक ऐसा फ़ोन इस्तेमाल कर रहा है जो मृत सम्राटों के युग का है। लेकिन चूंकि वह बहुत कम ही मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करता है, इसलिए उसने अब तक इसे नहीं बदला। लगता है कि अब इस फ़ोन को आधिकारिक तौर पर दफनाने का समय आ गया है, इवान ने अपना फ़ोन रखते हुए सोचा। उसने एक टैक्सी ली और उसके ड्राइवर से उसे सबसे नज़दीकी होटल ले जाने को कहा। होटल एयरपोर्ट से ज़्यादा दूर नहीं था और वह 10 मिनट में वहाँ पहुँच गया। टैक्सी का बिल चुकाने के बाद इवान होटल में गया। होटल का नाम था फ्यूनरल रिजॉर्ट। इवान को लगा कि इस नाम को सोचने वाले व्यक्ति की पसंद वाकई बहुत बढ़िया है। उसे होटल का नाम वाकई पसंद आया।
इवान अंदर गया और अपने लिए एक कॉफ़ी का कमरा बुक किया। कमरे की कीमत काफ़ी ज़्यादा थी क्योंकि यह एक हाई क्लास होटल था। लेकिन फिलहाल इवान के पास पैसे की कमी नहीं थी, खास तौर पर जब वह टेरर ब्रदर्स से मिला। टेरर ब्रदर्स को हराने के बाद उन्होंने उसे बताया कि उन्हें उस व्यक्ति से 2 मिलियन क्रेडिट मिले हैं जिसने उन्हें उसे पकड़ने के लिए कहा था, और एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो वर्तमान में एक बदमाश टैग के साथ व्यापार कर रहा है। इवान ने बिना किसी हिचकिचाहट के उनसे 2 मिलियन क्रेडिट लूट लिए। बेशक चूंकि इवान असली सक्षम नहीं है, इसलिए उसने उन 2 मिलियन क्रेडिट लेने के बाद उनकी जान बख्श दी। उसने जो कमरा बुक किया था वह काफ़ी बड़ा था और आलीशान था, लेकिन जिस चीज़ ने इवान का ध्यान खींचा वह कमरे में रखा ताबूत था। बिस्तर के ठीक बगल में एक गहरे लाल रंग का ताबूत था। इवान ने ताबूत की जांच की और पाया कि यह वास्तव में एक बिस्तर था। जब वह ताबूत में लेट गया तो उसे पता चला कि यह वास्तव में पुष्टि योग्य था। जब उसने अपनी आंखें बंद की तो कमरे की रोशनी अचानक टिमटिमाने लगी। किसी समय कमरे की रोशनी पूरी तरह से बंद हो गई। ताबूत में लेटे हुए इवान ने अचानक अपनी आंखें खोली और अचानक खड़ा हो गया और अपने हाथ से अपना गला काटने की एक अजीब हरकत की। हाँ, वह अपने पिछले जीवन के प्रसिद्ध पहलवान अपाटेकर की नकल करने की कोशिश कर रहा था। अब मुझे समझ में आया कि इस होटल का नाम फ्यूनरल रिजॉर्ट क्यों है। इवान ने बड़बड़ाते हुए कमरे की लाइट का रिमोट कंट्रोलर रख दिया। रिमोट रखने के बाद इवान बाथरूम में गया और नहाया। नहाने के बाद उसने सोने का फैसला किया और शाम को शहर का दौरा किया। इवान एक बार फिर ताबूत में लेट गया और शाम तक पिशाच की तरह सोता रहा। शाम को शहर का दौरा करने से पहले इवान ने होटल में कुछ खाने का फैसला किया। वह होटल के डाइनिंग एरिया में गया और खिड़की के पास बैठने का फैसला किया ताकि वह बाहर पानी का नज़ारा देख सके। एक्वाविले अपने मछली के व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इवान ने मछली करी आजमाने का फैसला किया। ऑर्डर करने के बाद इवान ने बाहर देखा और देखा कि बहुत से लोग पानी में गोंडोला चला रहे थे। यह शहर वास्तव में वेनिस जैसा ही है, इवान ने सोचा जब उसने लोगों को गोंडोला चलाते देखा। क्या तुमने सुना, शिकारी संघ ने एक राक्षस की मांद के बारे में एक मिशन जारी किया है? इवान के पीछे बैठा व्यक्ति अचानक बोला कहा। जब इवान ने राक्षस मांद शब्द सुना तो उसके कान खड़े हो गए और उसने उनकी बातचीत को ध्यान से सुना। इवान गहरी सोच में डूबा हुआ होटल से बाहर निकल गया। वह उस बात के बारे में सोच रहा था जो उसने अपनी मछली करी खाते समय सुनी थी। ऑक्स की मांद को खत्म करने की खोज हो, इवान ने बड़बड़ाया और एक टैक्सी पकड़ ली। जाहिर है कि जंगल में शिकार करते समय कुछ शिकारियों ने ऑक्स की मांद की खोज की। यह मांद काफ़ी बड़ी है और वहाँ हजारों ऑक्स हैं। मांद में ऑक्स सी से ए रैंक तक के हैं। मांद में सबसे मजबूत ऑक्स ए रैंक के माने जाते हैं। जिन शिकारियों ने मांद की खोज की वे सभी बी रैंक के थे और वे स्पष्ट रूप से उस मांद को अकेले खत्म नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने शिकारी संघ को इसके बारे में सूचना दी। मांद एक्वाविले शहर से बहुत दूर नहीं है और अगर वे उन ऑक्स को खत्म नहीं करते हैं तो कुछ गंभीर हो सकता है। चूंकि वहां हजारों ऑक्स हैं, इसलिए हंटर एसोसिएशन ने सभी शिकारियों के लिए एक मुफ्त मिशन जारी किया जो डी रैंक या उससे ऊपर हैं। इतने बड़े डैन को खत्म करना कम संख्या में शिकारियों के साथ नहीं किया जा सकता। इसीलिए हंटर एसोसिएशन ने एक मुफ्त मिशन जारी किया जहां डी रैंक से ऊपर का कोई भी व्यक्ति इस मिशन में शामिल हो सकता है। जब इवान ने यह सुना तो वह अनजाने में दिलचस्पी लेने लगा। अगर वह इस मिशन में शामिल होता है तो उसे शहर के बाहर राक्षसों को खोजने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। यह एक मुफ्त मिशन था जिसका मतलब है कि वह राक्षस को मारने के बाद इकट्ठा किए गए सभी कोर को रखने में सक्षम होगा। टैक्सी लेने के बाद इवान सबसे पहले एक नया फ़ोन खरीदने के लिए एक मोबाइल शॉप पर गया। उसने आधिकारिक तौर पर अपना मोबाइल फ़ोन रिटायर कर दिया, जिसे अब अतीत का एक प्राचीन अवशेष कहा जा सकता है। नया फ़ोन खरीदने के बाद उसने अपने पुराने फ़ोन से सारा डेटा अपने नए फ़ोन में ट्रांसफ़र कर दिया। फिर उसने अपने नए फ़ोन का इस्तेमाल करके आधिकारिक हंटर एसोसिएशन की वेबसाइट पर लॉग इन किया। उसने एक्वाविले सिटी का स्थान चुना और सभी उपलब्ध मिशन उसके फ़ोन स्क्रीन पर दिखाई दिए। ये यहाँ है। जल्द ही इवान को राक्षस की मांद को नष्ट करने का काम मिल गया। उसने इसके विवरण पढ़े और ज़्यादातर विवरण होटल में सुनी गई बातों से मिलते जुलते थे, जैसे कि वह मिशन के दौरान इकट्ठा किए गए सभी कोर को रख पाएगा। ये भी लिखा था कि 3 रैंक शिकारी इस मिशन का नेतृत्व करेंगे। इवान को आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि इस मिशन में 3 रैंक शिकारी होंगे। हालांकि उसने पहले ही पढ़ा था कि उस डैन में ए रैंक ऑक हैं, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि मिशन का नेतृत्व करने वाले 3 रैंक शिकारी होंगे। चूंकि यह मिशन खतरनाक है, इसलिए केवल डी रैंक या उससे ऊपर के शिकारी ही भाग ले सकते हैं, इवान ने अपनी ठुड्डी को रगड़ते हुए कहा। चूंकि डी रैंक या उससे ऊपर का कोई भी व्यक्ति भाग ले सकता है, इसलिए इसमें कई शिकारी भाग लेंगे। मिशन का नेतृत्व करने वाले 3 रैंक शिकारी होने के कारण इस मिशन में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा मैं केवल उन ऑक का शिकार करने की कोशिश करूंगा जो अधिकतम सी जोड़ रैंक के हैं।
अपनी वर्तमान शक्ति के साथ अगर मैं बी रैंक ऑक के खिलाफ लड़ने की कोशिश करूंगा तो मैं तुरंत कुचल जाऊंगा, इवान ने सोचा और मिशन के लिए पंजीकरण कर लिया। उसने मिशन के लिए आवेदन किया और अपना हंटर कार्ड नंबर दर्ज किया। चूंकि वह पहले से ही डी-जोड़ रैंक पर था, इसलिए उसे रजिस्टर करने में कोई समस्या नहीं हुई। रजिस्टर करने के बाद उसे एक संदेश मिला जिसमें उसे मिशन के बारे में अधिक जानकारी दी गई थी। संदेश के अनुसार वे 3 दिनों में शहर छोड़ देंगे। संदेश में यह उल्लेख किया गया था कि मिशन के दौरान टीमों में काम करना सबसे अच्छा होगा क्योंकि यह एक आसान मिशन नहीं होगा। आमतौर पर अधिकांश ऑक किसी भी प्रकार के कौशल का उपयोग नहीं कर सकते हैं। बहुत कम ऑक उच्च रैंक पर पहुंचने के बाद भी कौशल का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जो चीज़ उन्हें वास्तव में एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी बनाती है वह है उनकी असामान्य शारीरिक शक्ति और उच्च रक्षा। सभी ऑक में बहुत अधिक शारीरिक शक्ति होती है और वे अपनी शारीरिक शक्ति और उच्च रक्षा के साथ अपने से उच्च स्तर के शिकारियों को भी हरा सकते हैं। यदि कोई ऑक तत्व संबंधी कौशल का उपयोग भी कर सकता है तो उसकी शक्ति और भी भयानक हो जाएगी। एक शक्तिशाली शरीर और तत्व कौशल के साथ एक ए रैंक ऑक अकेले 2 या 3 ए रैंक शिकारियों का सामना भी कर सकता है। जब इवान ने इसके बारे में सोचा तो उसका चेहरा अचानक अजीब हो गया। मेरे प्राइम कोर के म्यूटेशन के बाद मेरी शारीरिक शक्ति काफ़ी अधिक है और मैं एलिमेंटल आधारित कौशल का भी उपयोग कर सकता हूँ। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मैं भी ऑक बन जाऊंगा? इवान ने सोचा, लेकिन फिर उसने जल्दी से अपना सिर हिला दिया। नहीं, मैं बस बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ। इवान ने अपने विचारों को नकार दिया और इसके बारे में सोचना बंद कर दिया। अब मुझे राक्षसों की तलाश नहीं करनी पड़ेगी। इवान एक्वाविले शहर से परिचित नहीं था और जब भी वह राक्षसों की तलाश के लिए शहर में जाने के बारे में सोचता था तो उसे सिरदर्द होने लगता था। अपने मोनाक कोर को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक कोर इकट्ठा करने के लिए उसे कई राक्षसों को मारना होगा। अगर वह जंगल में राक्षसों की तलाश में बेतरतीब ढंग से घूमता रहा तो उसे यकीन नहीं था कि उसे पर्याप्त कोर इकट्ठा करने में कितना समय लगेगा। वह जल्दी से सी रैंक पर आगे बढ़ना चाहता था और देखना चाहता था कि उसके मोनाक कोर के साथ क्या होता है। उसे अभी भी यकीन नहीं था कि उसे इसके साथ जॉब क्लास मिलेगी या नहीं, लेकिन इवान को यकीन था कि अगर उसे जॉब क्लास नहीं भी मिलती है तो भी वह अपने मोनाक कोर के सी रैंक पर पहुंचने के बाद बी रैंक के राक्षसों से लड़ने में सक्षम होगा। उसके मोनाक कोर ने उसे जो शक्ति प्रदान की है वह उसके प्राइम कोर से कहीं बेहतर है। हालांकि उसे अपने मोनाक कोर को डी रैंक पर पहुंचे हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन इवान को लग रहा था कि उसके मोनाक कोर को डी रैंक पर पहुंचे हुए काफ़ी समय हो गया है। बस कुछ और दिन, इवान ने मिशन के बारे में सोचते हुए सोचा। उसे यकीन था कि वह इस मिशन की मदद से पर्याप्त कोर जरूर जुटा पाएगा। अच्छा, अब मेरे पास मौज मस्ती करने के लिए 3 दिन है, इवान ने सोचा और एक्वाविले शहर के खूबसूरत रात के आसमान को देखा। 3 दिन पलक झपकते ही बीत गए। इन 3 दिनों में इवान ने आराम करने के अलावा कुछ नहीं किया। उसने अपनी नकली छुट्टी का आनंद लेने के लिए शहर के सभी प्रसिद्ध स्थानों का दौरा किया। इन 3 दिनों के बाद इवान निश्चित रूप से पहले से बेहतर महसूस कर रहा था। अरोरा वर्ल्ड में आने के बाद यह उसकी पहली छुट्टी थी। पिछले 2 सालों में उसे मौज मस्ती करने का कोई मौका नहीं मिला था। कल मिशन का दिन है, इवान ने रात के खूबसूरत आसमान को देखते हुए सोचा। फिलहाल इवान एक बड़ी नाव में बैठा था जो एक गोंडोला जैसी दिखती थी और रात के नज़ारे का आनंद ले रहा था। बहते पानी की आवाज़ और तारों से भरे आसमान से काफ़ी सुकून मिल रहा था। उसके हाथ में एक ठंडा पेय था और वह अपनी सवारी का आनंद लेते हुए धीरे धीरे उसे पी रहा था। गोंडोला काफ़ी बड़ा था और गोंडोला पर दूसरे लोग भी थे, लेकिन इवान उसके अंत में बैठा था, इसलिए उसे इससे कोई परेशानी नहीं हुई। इवान ने मन ही मन सोचा, जाने से पहले मुझे अपने सारे कोर सोख लेने चाहिए। भले ही उसके पास बहुत सारे कोर नहीं हैं, लेकिन संभावना है कि उन कोर को अवशोषित करने के बाद उसे कोई कौशल मिल सकता है। अगर उसे कोई उपयोगी कौशल मिल जाता है तो यह उसके मिशन के दौरान उसकी मदद करेगा। स्प्लैश! अचानक इवान ने पानी के छींटे पड़ने की आवाज़ सुनी, जैसे कोई पानी में गिर गया हो। शिका! पानी के छींटे पड़ने की आवाज़ के ठीक बाद उसने एक महिला की घबराई हुई आवाज़ सुनी और एक मध्यम आयु वर्ग की महिला को घबराए हुए भाव से पानी में देखते हुए देखा। उसने उस दिशा में देखा जिस दिशा में महिला देख रही थी और देखा कि एक लड़की जो लगभग 10 साल की लग रही थी पानी में गिर गई। अपनी नाइट विशन की वजह से वह उसे साफ साफ देख पा रहा था। छोटी लड़की को देखकर इवान उसे बाहर निकालने के लिए बर्फ की चेन का इस्तेमाल करने वाला था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, एक हरी बेल पानी में गिर गई और लड़की को वापस गोंडोला पर खींच लिया। इवान ने उस दिशा में देखा जहां से बेल आ रही थी और उसने जीन्स और शर्ट पहने हुए छोटे काले बालों वाली एक लड़की को देखा। लड़की सी रैंक की शिकारी थी और उसका हेयर स्टाइल लड़कों जैसा था, लेकिन लड़कों के हेयर स्टाइल के साथ भी वह काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। इवान को बस एक ही समस्या मिली, वह एक फ्लैट एयरपोर्ट की मालकिन है, इवान ने सोचा और अपना कोल्ड ड्रिंक पीना जारी रखा।
बहुत बहुत धन्यवाद, वह महिला जो पहले घबराई हुई आवाज़ में चिल्लाई थी, कृतज्ञता भरी आवाज़ में बोली। पानी से बाहर निकाले जाने के बाद छोटी लड़की बेहोश हो गई, लेकिन वह किसी खतरे में नहीं थी। मुझे धन्यवाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस उसका ख्याल रखना, छोटे बालों वाली लड़की ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। सितारों से भरे आसमान के साथ मिलकर उसकी मुस्कान बहुत खूबसूरत लग रही थी। इवान दंग रह गया। जो महिला उसे धन्यवाद दे रही थी, वह भी दंग रह गई। गोंडोला पर मौजूद दूसरे लोग भी दंग रह गए। नहीं, वे उसकी मुस्कान की वजह से दंग नहीं हुए थे। वे एक बिल्कुल अलग वजह से दंग रह गए थे। यह आवाज़। इवान ने एक बार फिर वाइन गर्ल को ध्यान से देखा। एक सुंदर चेहरा, सपाट पवित्रता, पुरुष जैसा हेयर स्टाइल, एक ऐसी मुस्कान जो अधिकांश पुरुषों को आकर्षित कर सकती है, और वह आवाज़। जब इवान ने इन सभी चीज़ों को मिलाया तो वह तुरंत एक निष्कर्ष पर पहुंचा। ट्रैप कैरेक्टर। ये लड़का वह पौराणिक ट्रैप कैरेक्टर है जिसके बारे में मैंने अपने पिछले जन्म में पढ़ा था, इवान अपने मन में चिल्लाया। हाँ, जिस व्यक्ति को इवान ने एक बेल लड़की समझा था, वह एक बेल लड़का निकला। अगर उसकी आवाज़ काफ़ी मर्दाना नहीं होती तो वह कभी नहीं सोचता कि यह व्यक्ति एक पुरुष है। जब इवान ने और ध्यान से देखा तो उसने पाया कि यह लड़का वास्तव में एक जन्मजात ट्रैप कैरेक्टर है। उसने कोई मेकअप या कुछ भी नहीं पहना था, बस उसका चेहरा अधिकांश महिलाओं की तुलना में अधिक सुंदर था। जब बेल लड़के ने सभी की निगाहों को देखा तो उसने एक असहाय भाव दिखाया। ये स्पष्ट था कि यह पहली बार नहीं था जब उसने ऐसा कुछ देखा था। क्या आप एक पुरुष हैं? इवान के मुंह में अभी भी कोल्ड ड्रिंक थी, लेकिन वह खुद को रोक नहीं पाया और जब उस महिला ने, जो पहले वाइन बॉय को धन्यवाद दे रही थी, उससे एक हास्यास्पद सवाल पूछा, तो उसने उसे थूक दिया। महिला, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे सवाल में कुछ गड़बड़ है? इवान ने महिला की बात सुनकर जोर से चिल्लाना चाहा। उसने अपने आप ही कुछ निश्चित पौराणिक दृश्यों की कल्पना कर ली, जहां पुरुष महिला को अपने साथ ले जाएगा ताकि यह साबित कर सके कि वह एक पुरुष है। महिला का सवाल सुनकर वाइन बॉय के चेहरे पर एक उपयुक्त लाली आ गई और उसने विनम्रतापूर्वक अपना सिर हिलाया। सुंदर, इवान और अन्य लोगों ने सोचा जब उन्होंने उसे शर्माते हुए और अपना सिर हिलाते हुए देखा। शर्ट शर्ट शर्ट। इवान ने अपने पहले के विचार के लिए खुद को एक जोरदार थप्पड़ मारा और शांत होने की कोशिश की। मैं कैसे सोच सकता हूं कि यह आदमी सुंदर है? मेरे दिमाग में कुछ गड़बड़ है। मैंने अनजाने में बस एक काली याद बना ली। मुझे एक ऐसे व्यक्ति को खोजने की ज़रूरत है जिसके पास ऐसी कला हो जो यादों को मिटा सके, इवान ने अपने चेहरे पर गंभीर भाव के साथ सोचा। भले ही मुझे इस तरह की कला वाला कोई व्यक्ति न मिले, लेकिन ऐसी औषधि अवश्य होनी चाहिए जो अप्रिय बातों को भुला सके, इवान ने सोचा और उसने जाल के पात्र को देखना बंद कर दिया। लेकिन उसे देखना बंद करने के बाद भी समय समय पर उसकी छवि उसके दिमाग में आती रही। भाड़ में जाओ, इस कमीने का आकर्षण निश्चित रूप से ए रैंक से भी अधिक रहा होगा, इवान ने मन ही मन को कोसा जब बेल वाले लड़के की छवि उसके दिमाग में आती रही। जब गोंडोला किनारे पर पहुंचा तो इवान जल्दी से वहां से चला गया। बेल वाले लड़के से प्रभावित होने के बाद उसे अपने मन को शांत करने की ज़रूरत है। बेल वाले लड़के को देखने के बाद उसे आखिरकार एहसास हुआ कि उसने अपने पिछले जीवन में जो उपन्यास पढ़े थे उनमें जाल वाले पात्रों को सबसे खतरनाक अस्तित्व क्यों कहा गया था। वह अंतिम संस्कार स्थल पर वापस आया और अपने ताबूत में चला गया। चूंकि उसे कल मिशन के लिए निकलना है, इसलिए वह अपने दिमाग को पूरी तरह से साफ करना चाहता था। और जब कोई दुनिया को भूलना चाहता है तो ताबूत के अंदर सोना सबसे अच्छा तरीका है। अगले दिन इवान अपनी आंखों के नीचे काले घेरे के साथ उठा। बुरे सपनों की वजह से वह कल रात ठीक से सो नहीं पाया था। उन बुरे सपनों के बारे में सोचते ही इवान का पूरा शरीर कांप उठा। बहुत डरावना। ट्रैप कैरेक्टर बहुत डरावने होते हैं। वह कल रात देखे गए काले बुरे सपनों को याद भी नहीं करना चाहता। उसने समय देखा और पाया कि सुबह के 7 बज रहे थे। आज मिशन का दिन है। राक्षसों की मांद के लिए रवाना होने से पहले अभी भी 3 घंटे बाकी हैं, इवान ने बड़बड़ाया और खड़ा हो गया। मिशन के विवरण में यह उल्लेख किया गया था कि इस मिशन के लिए पंजीकृत सभी शिकारियों को 10 बजे से पहले शहर के बाहर इकट्ठा होना होगा। जाने से पहले इवान अपने पास मौजूद सभी कोर को अवशोषित करने के बारे में सोच रहा था। कोर को अवशोषित करने से पहले उसने पहले फ्रेश होकर अपने दिमाग को साफ करने के लिए अच्छी तरह से नहाया। कल रात को देखे गए डरावने बुरे सपनों की वजह से उसका दिमाग अभी भी हिल रहा था। नहाते समय इवान ने अपने लिए कवच खरीदने के बारे में सोचा। उसके पास कोई कवच नहीं है और यह ऑक्स के खिलाफ लड़ाई के दौरान काम आ सकता है, लेकिन वह कम से कम बी जोड़ रैंक का कवच खरीदना चाहता था। जब वह अपने मोनाक कोर को सी रैंक पर ले जाएगा तो बी रैंक से नीचे का कोई भी राक्षस उसके लिए कोई समस्या नहीं होगी। अगर वह बी जोड़ रैंक से नीचे का कवच खरीदता है तो कुछ दिनों के बाद जब वह सी रैंक पर पहुंच जाएगा तो यह उसके लिए पूरी तरह से बेकार हो जाएगा। लेकिन बी जोड़ रैंक का कवच बहुत महंगा है।
आतंक भाइयों से मिले क्रेडिट के साथ भी वह जानता था कि वह भी जो रैंक का कवच नहीं खरीद पाएगा। भले ही यह पैसे की बर्बादी होगी, लेकिन मुझे सी जोड़ रैंक का कवच खरीदना चाहिए। सी रैंक पर आगे बढ़ने के बाद मैं इसे फिर से बेच दूंगा और बाद में एक नया कवच खरीदूंगा। इवान ने अपने मन में बहुत देर तक विचार करने के बाद सोचा। ऑक्स के खिलाफ लड़ते समय इस बात की बहुत संभावना है कि वह घायल हो जाए। ऑक्स के खिलाफ लड़ते समय कवच उसकी बहुत मदद करेगा। नहाने के बाद इवान अपने होटल के कमरे के बिस्तर पर बैठ गया। उसने अपने पास मौजूद सभी कोर निकाल लिए। अपने प्राइम कोर को डी जोड़ रैंक पर आगे बढ़ाने के लिए कुछ कोर अवशोषित करने के बाद अब उसके पास 12 सी रैंक और 3 बी रैंक कोर बचे हैं। उसे अकादमी से पुरस्कार के रूप में 5 बी रैंक कोर मिले और कार्लोस के स्टोरेज रिंग से 1 बी रैंक कोर मिला। लेकिन उसने अपनी उड़ान के लिए टिकट की कीमत के रूप में 3 बी रैंक कोर का भुगतान किया। यही वजह है कि अब उसके पास केवल 3 बी रैंक कोर बचे थे। चलो देखते हैं कि क्या मैं कुछ पा सकता हूँ, इवान ने बड़बड़ाया और पहले सी रैंक कोर को अवशोषित करने का फैसला किया। कैंडी की तरह उसने एक सी रैंक कोर को अपने मुंह में डाला। कोर उसके मुंह में पिघल गया और ऊर्जा में बदल गया। ऊर्जा उसके सम्राट कोर की ओर बढ़ी और उसे परिष्कृत करना शुरू कर दिया। कुछ ही सेकंड में उसने सी रैंक कोर से पूरी तरह से ऊर्जा अवशोषित कर ली। अपना पहला कोर खत्म करने के बाद वह रुका नहीं और अन्य सी रैंक कोर को अवशोषित करना जारी रखा। इसका स्वाद डार्क चॉकलेट जैसा है, इवान ने भूरे रंग के कोर को मुंह में डालते ही बुदबुदाया। कुछ ही मिनटों में इवान ने सभी सी रैंक कोर को अवशोषित कर लिया, लेकिन उसे कोई कौशल नहीं मिला। हालांकि इवान निराश था, लेकिन उसे इससे आश्चर्य नहीं हुआ। उसे पहले से ही उम्मीद थी कि 12 कोर को अवशोषित करने के बाद कौशल प्राप्त करना मुश्किल होगा। सी रैंक कोर को अवशोषित करने के बाद इवान ने 3 बी रैंक कोर को देखा। उसने एक बैंगनी रंग का कोर उठाया। कोर के अंदर इवान ने देखा कि कभी कभी रोशनी टिमटिमा रही थी। ये स्पष्ट था कि यह कोर थंडर कोर था। चलो देखते हैं कि बी रैंक कोर को अवशोषित करने का अनुभव कैसा होता है, इवान ने बुदबुदाया और बी रैंक कोर को अपने मुंह में डाल लिया। जब बी रैंक थंडर कोर उसके मुंह में पिघल गया तो उसे अपनी जीभ पर सुन्नापन महसूस हुआ। उसके मुंह में बहुत अधिक ऊर्जा फूट पड़ी और उसके मोनाक कोर की ओर बढ़ गई। उसका मोनाक कोर पहले से अधिक तेजी से घूम गया और तीव्र गति से ऊर्जा को अवशोषित करने लगा। इस बार इवान को सारी ऊर्जा अवशोषित करने में लगभग 30 सेकंड लगे। मात्रा के साथ साथ ऊर्जा की गुणवत्ता भी अन्य कोर की तुलना में अधिक थी जिन्हें उसने अब तक अवशोषित किया था। एक बी रैंक कोर में 3 सी जोड़ रैंक की ऊर्जा के बराबर मात्रा होती है। लेकिन भले ही इस ऊर्जा की मात्रा समान हो, लेकिन दोनों ऊर्जा की गुणवत्ता बहुत अलग है। थंडर कोर को अवशोषित करने के बाद इवान को अपने पूरे शरीर में सुन्नापन महसूस हो रहा था। मैंने पहले भी कुछ थंडर कोर अवशोषित किए हैं, लेकिन मुझे पहले कभी इस तरह की सुन्नापन महसूस नहीं हुआ। इवान ने सुन्नापन महसूस होने पर भौहें चढ़ाईं। ऐसा लगता है कि मैं अपने कोर के स्तर से कहीं अधिक ऊंचे कोर को अवशोषित नहीं कर सकता, अन्यथा यह मेरे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। इवान ने सुन्नापन महसूस करने के बाद सोचा, मुझे लगता है कि मुझे अगले रैंक पर जाने से पहले बी रैंक से ऊपर के किसी भी कोर को अवशोषित करने से बचना चाहिए। इवान ने दूसरा बी रैंक कोर उठाया जो हरे रंग का था। यह एक विंड कोर था जो उसे कार्लोस से मिला था। पहले की तरह ही उसने कोर को अपने मुंह में डाला। कोर के जीभ को छूने के बाद यह भी ऊर्जा में बदल गया और उसके मोनाक कोर की ओर बढ़ गया। ठीक वैसे ही जैसे पिछली बार उसे सुन्नापन महसूस हुआ था, इस बार उसे अपने शरीर के अंदर कुछ अजीब सा बहता हुआ महसूस हुआ। यह एहसास काफ़ी असहज था और इवान को लगा कि उसके शरीर के अंदर कुछ कीड़े चल रहे हैं। यह महसूस करने के बाद इवान ने एक बार फिर पुष्टि की कि उसे बहुत उच्च रैंक वाले कोर को अवशोषित करने से बचना चाहिए। जल्द ही इस बी रैंक वाले कोर की ऊर्जा भी पूरी तरह से परिष्कृत हो गई। इवान ने महसूस किया कि उसकी ताकत थोड़ी बढ़ गई है। जैसे ही इवान ने कोर से सारी ऊर्जा अवशोषित की, अचानक उसके सामने एक अधिसूचना दिखाई दी। अधिसूचना देखकर इवान की आंखें चमक उठीं। लेकिन जिस क्षण उसने देखा कि उसे किस तरह का कौशल प्राप्त हुआ है, उसकी आंखें लगभग अपनी जेबों से बाहर निकल आईं। आपने विंड मैनिपुलेशन कौशल सीखा है। जब इवान ने देखा कि उसे कौन सा कौशल मिला है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वह बिना पलक झपकाए काफ़ी देर तक अपनी स्थिति विंडो को देखता रहा। ये वास्तव में विंड मैनिपुलेशन है। 1 मिनट के बाद इवान आखिरकार अपने होश में आया और जोर से चिल्लाया। इवान हैरान नहीं था क्योंकि विंड मैनिपुलेशन एक शक्तिशाली कौशल है। भले ही विंड मैनिपुलेशन एक शक्तिशाली कौशल है, लेकिन उसके अचंभित होने का कारण बिल्कुल अलग था। अब तक कोर को अवशोषित करने के बाद इवान को आइस चेन, शैडो बुलेट, हस्ट आदि जैसे कौशल प्राप्त हुए हैं। लेकिन ये सभी कौशल सामान्य कौशल हैं। जब कोई शिकारी के रूप में जागता है तो उसे एक कौशल प्राप्त होगा, जैसे कि उसे जागृत होने पर शैडो वॉक कैसे मिला। लेकिन कोई भी व्यक्ति विंड मैनिपुलेशन, अर्थ मैनिपुलेशन, फायर मैनिपुलेशन या इसी तरह के अन्य कौशल को जागृत नहीं कर सकता है।
इस तरह के कौशल बहुत उच्च स्तर के होते हैं और कोई व्यक्ति जॉब क्लास प्राप्त करने के बाद ही इस तरह के कौशल प्राप्त कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति जागृत होने पर वायु से संबंधित कौशल को जागृत करता है, तो संभावना है कि वह सी रैंक पर पहुंचने और नौकरी वर्ग प्राप्त करने पर वायु हेरफेर कौशल प्राप्त कर सकता है। लेकिन तब भी ये पुष्टि नहीं हुई है कि उसे वायु हेरफेर कौशल मिल सकता है। जब इवान को उसकी छाया सम्राट काया मिली और उसने देखा कि वह उस राक्षस के कौशल प्राप्त कर सकता है जिससे कोर निकाला गया था, तो उसने कभी नहीं सोचा था कि वह उस राक्षस के नौकरी वर्ग से संबंधित कौशल भी प्राप्त कर सकता है। उसने हमेशा सोचा कि वह केवल बर्फ की जंजीरों या अन्य जैसे सरल कौशल प्राप्त कर सकता है। एक मिनट रुको, अचानक इवान ने एक भयावह संभावना के बारे में सोचा और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अगर मुझे वायु हेरफेर जैसे कौशल मिल सकते हैं, तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे उस राक्षस का एक अनूठा कौशल भी मिल सकता है? इवान ने कहा और उसकी आंखें सितारों की तरह चमक उठीं। परीक्षा समाप्त होने के बाद उसने परीक्षा की रिकॉर्डिंग देखी। रिकॉर्डिंग में जब उसने वैलेरी को जमे हुए विश्व कौशल का उपयोग करते देखा तो वह अवाक रह गया। वह कौशल बहुत डरावना था। उसे यकीन था कि अगर उसने पहले उस कौशल का इस्तेमाल किया होता तो वह निश्चित रूप से खत्म हो चुका होता। एक के बाद एक अद्वितीय कौशल को स्पैम करने की संभावना के बारे में सोचते ही इवान उत्साहित हो जाता है। शांत हो जाओ, मैं बहुत सोच रहा हूँ। लेकिन जल्द ही इवान शांत हो गया और उसने गहरी सांस ली। यह अभी भी अज्ञात है कि उसे कोई अद्वितीय कौशल मिल सकता है या नहीं, लेकिन अगर उसे कोई अद्वितीय कौशल मिल भी जाता है तो भी कई अद्वितीय कौशल प्राप्त करना असंभव है। आमतौर पर केवल A+ रैंक वाले राक्षसों के पास ही कोई अद्वितीय कौशल हो सकता है। वर्तमान में A+ रैंक की बात तो छोड़ ही दीजिए, वह भी रैंक वाले राक्षस को भी नहीं मार सकता। इसके अलावा भले ही वह भविष्य में A+ रैंक वाले राक्षस को मार दे और उसका कोर प्राप्त कर ले, लेकिन ये बहुत कम संभावना है कि वह उसका अद्वितीय कौशल प्राप्त कर पाएगा। A+ रैंक वाले राक्षस के पास कई कौशल होते हैं, साथ ही उसके कौशल प्राप्त करने की संभावना केवल 3% होती है, इसलिए कई अद्वितीय कौशल प्राप्त करने का उसका सपना लगभग असंभव है। इसे भूल जाओ। तो क्या हुआ अगर मैं कोई अनोखा हुनर नहीं हासिल कर सकता? ये तथ्य कि मैं ऐसे हुनर भी हासिल कर सकता हूँ जो सिर्फ जॉब क्लास लेने के बाद ही हासिल किए जा सकते हैं, पहले से ही कुछ डरावना है, इवान ने कहा और अपनी हथेली को आगे बढ़ाया। उसने अपनी हवा को नियंत्रित करने की हुनर का इस्तेमाल किया और उसकी हथेली के चारों ओर एक हरे रंग की चमक दिखाई दी। धीरे धीरे आसपास से हवा उसकी हथेली की ओर बढ़ी और उसके ऊपर एक बहुत छोटा बवंडर बनने लगा। जल्द ही उसकी हथेली के ऊपर एक छोटा बवंडर घूम रहा था। 5 सेकंड के बाद इवान ने हवा को नियंत्रित करने की हुनर को रद्द कर दिया और एक भौं उठाए। वह खड़ा हुआ और एक बार फिर उसी हुनर का इस्तेमाल किया, लेकिन इस बार उसने हवा को नियंत्रित करने की मदद से हवा की गोली बनाई। जल्द ही एक छोटी उंगली के आकार की हवा की गोली उसके सामने तैर रही थी। हवा की गोली बनाने के बाद इवान ने उसे नहीं चलाया, बल्कि उसने आयामी छाया गोली का इस्तेमाल करके एक छाया गोली बनाई। जल्द ही हवा की गोली के समान आकार की एक छाया गोली उसकी उंगलियों पर बन गई। इवान ने अपने द्वारा बनाई गई दोनों गोलियों की तुलना की और अपना सिर हिलाया। जैसा कि अपेक्षित था, पवन बुलेट की शक्ति छाया बुलेट की शक्ति का लगभग 50% है, भले ही मैंने उन्हें बनाने में समान मात्रा में मैना का उपयोग किया हो, इवान ने दोनों बुलेट की तुलना करने के बाद कहा। एक पल के बाद इवान ने हवा के हेरफेर का उपयोग करके एक पवन अवरोध बनाया और उसका सावधानीपूर्वक निरीक्षण किया। यह अवरोध भी ताकत में औसत है। इवान ने ये देखकर अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उसे अभी भी याद है कि कार्लोस ने वैलेरी के खिलाफ अपनी लड़ाई के दौरान भी एक पवन अवरोध बनाया था। हालांकि उसे नहीं पता था कि उस आदमी के पास भी पवन हेरफेर था या उसने पवन अवरोध से संबंधित कोई कौशल इस्तेमाल किया था। इवान को यकीन था कि पवन अवरोध इस अवरोध से कहीं अधिक शक्तिशाली था। इस कौशल की शक्ति मेरी अपेक्षा से कम है और मैना की लागत भी काफ़ी अधिक है, इवान ने अपनी ठुड्डी को रगड़ते हुए कहा। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे ये कौशल कुछ हद तक धोखेबाजी से मिला है? इवान अपने पवन हेरफेर के परिणाम को देखने के बाद सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। ठीक है, भले ही यह उतना मजबूत नहीं है जितना मैंने सोचा था, फिर भी यह कुछ न होने से बेहतर है। इसके अलावा कम शक्ति का मतलब यह नहीं है कि मैं इस कौशल का उपयोग नहीं कर सकता। अभी भी कई तरीके हैं जिनसे मैं पवन हेरफेर कौशल का उपयोग कर सकता हूँ, इवान ने कहा और अंतिम बी रैंक कोर उठाया। ठीक पहले की तरह उसने कोर को अपने मुंह में डाला और यह ऊर्जा में बदल गया। जल्द ही इसकी सारी ऊर्जा उसके सम्राट कोर द्वारा अवशोषित कर ली गई। बस कुछ और कोर और मैं अपने सम्राट कोर की रैंक में सुधार कर पाऊंगा, इवान ने कहा और खड़ा हो गया। वह कमरे से बाहर निकला और नाश्ता करने के लिए होटल के डाइनिंग एरिया में चला गया और अपने लिए तले हुए अंडे का ऑर्डर दिया। ऑर्डर करने के बाद इवान ने देखा कि कुछ लोग ऑफ डैन मिशन के बारे में भी बात कर रहे थे। ऐसा लगता है कि कई शिकारी मिशन में शामिल होने जा रहे हैं। इवान ने कुछ लोगों को मिशन के बारे में बात करते हुए देखा तो बुदबुदाया। मुझे इस तरह का निम्न श्रेणी का मिशन क्यों करना है?
एक महिला ने अपने फ़ोन को देखते हुए नाखुश स्वर में कहा। महिला की उम्र 20 के करीब लग रही थी और उसके हल्के सुनहरे बाल कमर तक पहुंच रहे थे, कामुक आंखें, लाल होंठ और एक भरी हुई छाती जो किसी भी समय उसके द्वारा पहने गए चमड़े के कवच से बाहर निकल आएगी। फिलहाल वह उदास चेहरे के साथ अपने फ़ोन को देख रही थी। उसके फ़ोन की स्क्रीन पर काली आंखों, गहरे काले बालों और एक सुंदर चेहरे वाले एक युवक की तस्वीर थी। यह आदमी सिर्फ एक डी-जोर रैंक का शिकारी है। सेरा क्यों चाहती है कि मैं उसे पकड़ने के लिए व्यक्तिगत रूप से जाऊं? उसने कहा और उसे प्राप्त हुए संदेश को देखा। मुझे उसमें कुछ खास नहीं दिख रहा। क्या वह मुझसे व्यक्तिगत रूप से जाकर उसे पकड़ने के लिए कहकर मजाक कर रही है? वह कुतिया सिर्फ इसलिए कि उसका पद मुझसे ऊंचा है। क्या वह वास्तव में सोचती है कि वह जो चाहे कर सकती है? महिला ने जोर से गाली देते हुए कहा। भले ही वह खिलवाड़ कर रही हो, मैं कुछ नहीं कर सकती। चूंकि उसने मुझे वहां जाने के लिए कहा है, इसलिए मुझे वहां जाना ही होगा। अगर मैं उसके कहे अनुसार नहीं करूंगी तो भगवान ही जाने कि जब हम फिर मिलेंगे तो यह पागल मेरे साथ क्या करेगा, महिला ने बड़बड़ाते हुए कहा और चलने लगी। मैं इस ऑब्डैन मिशन को पूरा करने के बाद उसके काम पर ध्यान केंद्रित करूंगी। एक बार जब मैं यह मिशन पूरा कर लूंगी तो मेरे गिल्ड को गोल्ड रैंक में पदोन्नत होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। एक बार जब ये गोल्ड रैंक में पदोन्नत हो जाएगा तो मैं उस कुतिया को मेरे साथ खिलवाड़ करने का परिणाम दिखाऊंगी। ये ऊंची दीवारें एस्ट्रेट शहर की दीवारों से भी बड़ी हैं, इवान ने बड़बड़ाते हुए कहा जब उसने एक वाविले शहर को घेरने वाली ऊंची दीवारों को देखा। इवान शहर के गेट की ओर चला गया जहां से उसने देखा कि बहुत से लोग जा रहे थे। ये शिकारी होंगे जिन्होंने मिशन के लिए पंजीकरण कराया था, इवान ने सोचा जब उसने कई शिकारियों को शहर छोड़ते हुए देखा। जल्द ही इवान भी शहर छोड़कर बाहर आ गया। वर्तमान में वह गहरे लाल रंग का पूरा शरीर वाला चमड़े का कवच पहने हुए था। कवच दिखने में काफ़ी साधारण था, लेकिन उसके तराशे हुए शरीर पर बिल्कुल फिट बैठ रहा था। होटल से निकलने के बाद वह सबसे पहले एक आर्टिफैक्ट शॉप में गया और अपने लिए सी-जोर रैंक का कवच खरीदा। चूंकि ओक आमतौर पर अपने शरीर का इस्तेमाल करके लड़ते थे, इसलिए इवान ने कवच खरीदा ताकि वह उनके खिलाफ नज़दीकी सीमा पर लड़ते समय घायल होने से बच सके। क्रिम्सन हेल आर्मर सी-जोर रैंक हेल ऐप के चमड़े से बना कवच पहनने वाले की सुरक्षा को 50% तक बढ़ा देता है। कवच सी-जोर रैंक से नीचे के किसी भी हमले से 40% नुकसान को रोक सकता है। कवच का विवरण भी काफ़ी सरल था। इस कवच की वजह से उसकी सुरक्षा पहले से 50% ज़्यादा थी और यह किसी भी हमले से 40% नुकसान को भी रोक सकता है जिसकी शक्ति सी रैंक से ज़्यादा नहीं है। इस कवच को खरीदने में उसने अपने ज़्यादातर क्रेडिट खर्च कर दिए। मुझे उम्मीद है कि मैं सी रैंक तक पहुंचने के लिए पर्याप्त कोर इकट्ठा कर पाऊंगा। इवान ने अपने लगभग खाली बैंक खाते के बारे में सोचते हुए दिल दुखाने वाला भाव महसूस किया। जब इवान शहर से बाहर आया और चारों ओर देखा तो वह एक पल के लिए हैरान रह गया। एस्टार्ट शहर के विपरीत जो जंगल से घिरा हुआ है, एक्वाविले शहर पूरी तरह से अलग है। हालांकि वहां कुछ पेड़ और दूसरी चीजें भी थीं, लेकिन उसका ध्यान दूर दूर तक फैली एक बड़ी पर्वत श्रृंखला पर गया। पर्वत श्रृंखला काफी दूर थी, लेकिन फिर भी वह उसे देख पा रहा था। पर्वत श्रृंखला इतनी बड़ी थी कि इवान को लगा कि वह पूरे क्षितिज को ढंक रही है। इस पर्वत श्रृंखला को अंतहीन पर्वत श्रृंखला कहा जाता है और इसका नाम इसके बड़े आकार के कारण पड़ा है। उससे कुछ ही दूरी पर इवान ने एक नदी बहती देखी। इस नदी को एक्वा नदी कहा जाता था और करीब से देखने पर उसने देखा कि कुछ शिकारी उस जगह की रखवाली कर रहे थे जहां से नदी शहर में प्रवेश करती थी। इवान ने जो पढ़ा उसके अनुसार एक्वाविले शहर के अधिकारियों ने उस जगह पर एक बहुत ही ऊंची संरचना बनाई जहां से एक्वा नदी शहर में प्रवेश करती है। इस संरचना के कारण कोई भी राक्षस नदी का उपयोग करके शहर में प्रवेश नहीं कर सकता। जब तक वह ए रैंक से नीचे का राक्षस है, अगर वह नदी के माध्यम से शहर में प्रवेश करने की कोशिश करता है तो वह संरचना द्वारा तुरंत मारा जाएगा। लेकिन अगर राक्षस बी जोर रैंक से ऊपर है तो गठन उसे केवल शहर में प्रवेश करने से रोक सकता है, लेकिन उसे मार नहीं पाएगा। इवान बाहर आने के बाद कुछ दूर चला गया और उस जगह की ओर चला गया जहां ज्यादातर शिकारी इकट्ठा हो रहे थे। प्रस्थान के तय समय से पहले अभी भी 30 मिनट बाकी थे। इवान ने देखा कि वहां कम से कम 300 शिकारी मौजूद थे और कुछ अभी भी आ रहे थे। पहली नज़र में ये संख्या काफ़ी बड़ी लगती है, लेकिन जब यह विचार किया जाता है कि मांद में हज़ारों ऑक हैं तो ये संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है। इवान ने देखा कि ज़्यादातर शिकारी सी रैंक या सी जोर रैंक के थे। उसने कुछ डी जोर रैंक के शिकारी भी देखे, लेकिन उनकी संख्या सी या सी जोर रैंक के शिकारियों की तुलना में कम थी। ऐसा लगता है कि बहुत से डी जोर रैंक के शिकारी मिशन में शामिल नहीं हुए, इवान ने ये देखकर सोचा। ये समझ में आता है क्योंकि यह कहा गया था कि मांद में ए रैंक के ऑक भी हैं और मांद में सबसे निचले स्तर के ऑक सी रैंक के हैं। यह मिशन वास्तव में डी जोर रैंक के शिकारियों के लिए काफ़ी खतरनाक है। इन निम्न स्तर के शिकारियों के अलावा इवान ने कुछ बी रैंक के शिकारियों को भी देखा। कुछ शिकारी ऐसे भी थे जिनका स्तर वह नहीं पहचान पाया।
जब इवान कुछ शिकारियों का स्तर नहीं पहचान पाया तो उसने सोचा वे शायद बीजोड़ रैंक के शिकारी हैं। इवान उस जगह से कुछ दूरी पर रुक गया जहां शिकारी इकट्ठा हो रहे थे और प्रस्थान के समय का इंतजार करने लगा। कुछ समय बाद अचानक इवान और अन्य शिकारियों को अपनी ओर कुछ शक्तिशाली आभाएं आती हुई महसूस हुईं और उन्होंने आकाश की ओर देखा। 10 मिनट बाद इवान और दूसरे शिकारियों को लगा कि 3 शक्तिशाली लोग उनकी दिशा में आ रहे हैं। इवान ने आसमान की ओर देखा और देखा कि प्रकाश की 3 किरणें तेज गति से उनके स्थान की ओर आ रही हैं। सिर्फ 3 सेकंड में वे प्रकाश की किरणें उनके स्थान पर पहुंच गईं और उनके ऊपर रुक गईं। जब वे रुके तो इवान ने वहां 3 लोगों को देखा। 2 पुरुष थे जबकि एक महिला थी। वे ए रैंक के शिकारी होंगे जिनका उल्लेख मिशन के विवरण में किया गया था, इवान ने सोचा जब उसने 3 शिकारियों को अपने ऊपर तैरते देखा। ध्यान से देखने पर उसने पाया कि दोनों पुरुष वास्तव में जुड़वां थे और एक दूसरे से मिलते जुलते दिखते थे। वे दोनों 30 के दशक के अंत में दिखते थे और उनके बाल हल्के सुनहरे थे और चेहरा काफी सुंदर था। एक ने काला कवच पहना हुआ था जबकि दूसरे ने सफेद कवच पहना हुआ था। काले कवच वाले व्यक्ति की कमर पर तलवार बंधी हुई थी जबकि दूसरे ने हाथ में भाला पकड़ा हुआ था। उनके बगल में तैर रही महिला की उम्र करीब 20 साल थी और उसके बाल हल्के सुनहरे थे। उसने बैंगनी रंग का महिला कवच पहना हुआ था जो उसके शरीर से कसकर चिपका हुआ था और उसके शरीर के सभी कर्व्स दिख रहे थे। मुझे खुशी है कि आप सभी लोग इस मिशन में शामिल हुए और शिकारी संघ की ओर से आपको धन्यवाद। जैसा कि इवान ने उम्मीद की थी, जल्द ही काला कवच पहने हुए पुरुष ने बोलना शुरू कर दिया और वे तीनों ही ए रैंक के शिकारी थे जो इस मिशन में शामिल हो रहे थे। काला कवच पहने हुए पुरुष का नाम आरोन था जबकि सफेद कवच पहने हुए पुरुष का नाम ऑस्टिन था। वे दोनों ही शिकारी संघ के सदस्य थे। महिला का नाम लैला था और वह सेक्रेड हॉर्ट नामक सिल्वर रैंक गिल्ड की गिल्ड मास्टर थी। अपना परिचय देने के बाद आरोन ने उन्हें बताया कि ऑक डैन में पहुंचने के बाद उन्हें कैसे कार्य करना चाहिए। आरोन के अनुसार उन्होंने ऑक डैन में 2 ए रैंक के ऑक का पता लगाया। 2 ए रैंक के ऑक के अलावा लगभग 50 बी और बी जोड़ रैंक के ऑक भी हैं। सी जोड़ या सी रैंक वाले ऑक की संख्या आसानी से 1000 से ज़्यादा है। ऐसे ऑक भी हैं जो डी जोड़ रैंक से नीचे हैं लेकिन उनकी संख्या ज़्यादा नहीं है। एरन ने उन्हें सलाह दी कि वे सिर्फ उन्हीं ऑक से लड़ें जो उनके अपने स्तर के समान हैं। उसने उन्हें टीमों में काम करने के लिए भी कहा ताकि वे खतरनाक स्थितियों में एक दूसरे की मदद कर सकें। जब एरन ने बोलना समाप्त किया तो सुबह के 10:00 बज चुके थे। मिशन के लिए पंजीकृत ज़्यादातर शिकारी पहले ही वहां पहुंच चुके थे। वहां लगभग 350 शिकारी थे और इवान ने देखा कि उनमें से कई बी रैंक के थे। ज़्यादातर लोग पहले से ही अपने दल के सदस्यों के साथ आए थे और बहुत कम लोग इवान की तरह अकेले थे। जो लोग अकेले थे वे एक साथ इकट्ठा हुए और अपनी अपनी पार्टियां बनाने लगे। इवान को दूसरों के साथ काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी इसलिए वह उनसे दूर रहा। वह किसी उच्च स्तर के ऑक से लड़ने के बारे में नहीं सोच रहा था और उसके पास सी और सी जोड़ रैंक के ऑक का सामना करने के लिए पर्याप्त आत्मविश्वास था। मेरी छुपाने वाली अंगूठी के साथ मुझे सी रैंक राक्षसों के खिलाफ लड़ने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, इवान ने अपनी थोड़ी रगड़ते हुए सोचा। ठीक है, ये समय है, चलो चलें। कुछ समय बाद एरोन की आवाज़ क्षेत्र में गूंज उठी और सभी शिकारी आगे बढ़ने लगे। एरोन, ऑस्टिन और लेला पहले आगे बढ़े और वे आकाश के माध्यम से ऑक डैन की ओर चले गए। अन्य शिकारी वहां पहुंचने से पहले वे पहले एक आखिरी बार ऑक डैन की टोह लेना चाहते थे। ऑक डैन का स्थान उनके वर्तमान स्थान से बहुत दूर नहीं था और अधिकांश शिकारियों को वहां पहुंचने में 5 घंटे लगेंगे। इवान ने अपना होवरबोर्ड निकाला और वह भी ऑक डैन की दिशा में आगे बढ़ गया। उसके पास पहले से ही एक नक्शा था जो उसके फ़ोन पर ऑक डैन का स्थान दिखा रहा था। जब उसने इस मिशन के लिए पंजीकरण किया तो उसे यह नक्शा मिला। अन्य शिकारियों ने भी अपने होवरबोर्ड का उपयोग किया और ऑक डैन की दिशा में आगे बढ़ गए। शिकारियों के लिए जंगल में घूमने के लिए होवरबोर्ड एक आवश्यक वस्तु है, इसलिए किसी को भी इस बात की चिंता नहीं थी कि वे ऑक मान तक नहीं पहुंच पाएंगे। चलते समय इवान ने अन्य शिकारियों से कुछ दूरी बनानी शुरू कर दी। उसने दूरी इसलिए बनाई क्योंकि अगर वह अन्य शिकारियों के साथ चलता है तो वह चलते समय राक्षसों का शिकार नहीं कर पाएगा। अधिकांश शिकारियों के मन में भी यही विचार था, इसलिए वे सभी बस अपने दल को आगे बढ़ा रहे थे। 30 मिनट के बाद इवान अधिकांश शिकारियों से दूर चला गया और अभी भी ऑक डैन की दिशा में आगे बढ़ रहा था। आशा करता हूं कि ऑक डैन तक पहुंचने से पहले मुझे कुछ मिल जाए, इवान ने अपनी इंद्रियों को उनकी सीमाओं तक बढ़ाते हुए बुदबुदाया। लगभग 10 मिनट के बाद इवान ने आखिरकार कुछ देखा और उसकी आंखें चमक उठीं। क्या यह एक रॉक हिरन है? इवान ने बुदबुदाया जब उसने एक हिरन को बड़े सींगों के साथ देखा जो देखने में ऐसा लग रहा था जैसे वे चट्टानों से बने हों। हिरन 2 मीटर लंबा और 3 मीटर ऊंचा था और एक डी जोड़ रैंक राक्षस था। हिरन उससे लगभग 200 मीटर दूर था और फिर भी उसने उसे नहीं देखा। ठीक है,
मैं अभी भी शहर के काफ़ी करीब हूँ, इसलिए यहाँ सी या सी जोड़ रैंक वाले राक्षसों को ढूंढना आसान नहीं होगा, इवान ने बड़बड़ाते हुए कहा जब उसने देखा कि हिरन डी जोड़ रैंक का राक्षस था। इवान फिर भी अपने होवरबोर्ड का उपयोग करके हिरन की ओर बढ़ा जो आसमान में 5 मीटर ऊंचा तैर रहा था। होवरबोर्ड की आवाज़ की वजह से रॉक हिरन ने इवान को तब देखा जब वह उससे 20 मीटर दूर था। लेकिन जैसे ही हिरन ने उसे देखा, इवान ने अपनी हवा में हेरफेर करने की कला को सक्रिय कर दिया। आसपास की हवा चली और जल्द ही इवान के चारों ओर 3 हवा की गोलियां बन गईं। स्विश 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 गोलियां बनाने के बाद इवान ने उन्हें रॉक हिरन की ओर दागा। रॉक हिरन को हवा की गोलियों से जानलेवा खतरा महसूस हुआ और वह उनसे बचना चाहता था, लेकिन अचानक जमीन से एक बर्फ की जंजीर निकली जिसने उसे दूर जाने से रोक दिया। हवा की गोलियां एक पल में हिरन के सामने पहुंच गईं और आसानी से उसके सिर को भेदते हुए उसे तुरंत मार डाला। इवान अपने होवरबोर्ड से नीचे उतरा और मृत रॉक हिरन को देखा। ठीक है, भले ही यह सामान्य से अधिक मैना खर्च करता है, फिर भी मैं हवा के हेरफेर का उपयोग करके डी जोड़ रैंक राक्षसों से निपट सकता हूं, इवान ने कहा और कोर की तलाश शुरू कर दी। क्रैकल राक्षस के छोटे शरीर के चारों ओर बिजली चमक रही थी क्योंकि वह अपने चेहरे पर एक भयभीत भाव के साथ भाग रहा था। भागता हुआ राक्षस लगभग 50 सेंटीमीटर बड़ा था और बर्फ के सफ़ेद फर से ढका हुआ था। उसका चेहरा एक चूहे जैसा था और उसके छोटे मुंह से 2 बड़े दांत निकल रहे थे। ये वास्तव में एक थंडर रेड था और एक सी रैंक राक्षस था। थंडर उसके चारों ओर चमक रहा था जिससे उसकी चपलता बढ़ रही थी। समय समय पर थंडर रेड अपने पीछे देख रहा था और निराशा से भरा भाव दिखा रहा था। चूहे के पीछे एक आदमी उसका पीछा कर रहा था। आदमी की चपलता थंडर रेड की तुलना में थोड़ी धीमी थी जो अपने थंडर कंट्रोल के कारण शीर्ष सी जोड़ रैंक राक्षस जितना तेज था। लेकिन किसी कारण से थंडर रेड का पीछा कर रहे आदमी की चपलता धीरे धीरे बढ़ रही थी। इवान ने हवा के हेरफेर का इस्तेमाल किया और उसके पैरों के चारों ओर एक हरे रंग की आभा ने उसकी चपलता को बढ़ा दिया। लेकिन इसका इस्तेमाल करने के बाद भी वह थंडर रेड से धीमा था। अगर वह मैना सुदृढ़ीकरण का इस्तेमाल करता तो वह थंडर रेड को आसानी से पकड़ सकता था, लेकिन वह अपने वायु हेरफेर कौशल के साथ नई चीज़ों की कोशिश कर रहा था ताकि ऑक्स के खिलाफ लड़ते समय उसे इसकी बेहतर समझ हो। जब इवान ने पाया कि वह अभी भी थंडर रेड से धीमा था तो उसने अपनी भौहें सिकोड़ लीं, लेकिन जल्द ही उसने कुछ सोचा और एक बार फिर से वायु हेरफेर का इस्तेमाल किया। अचानक इवान की चपलता एक बार फिर बढ़ गई। इस बार वायु हेरफेर का उपयोग करके उसने बर्बाद करते समय सामना किए जा रहे सभी वायु प्रतिरोध को हटा दिया और अपने चारों ओर हवा का उपयोग करके उसी दिशा में बहने लगा जिस दिशा में वह भाग रहा था। हवा के प्रतिरोध के चले जाने और बहती हवा के सहारे से वह आखिरकार सी जोड़ रैंक की चपलता तक पहुंचने में सक्षम हो गया। इस तरह से हवा में हेरफेर करने का सबसे अच्छा हिस्सा ये था कि इवान को बहुत ज़्यादा मैना का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा। वह अपने आसपास के एक बहुत छोटे से क्षेत्र में हवा को नियंत्रित कर रहा था और वह बस बुनियादी चीज़ें कर रहा था, जैसे कि उस क्षेत्र में जिस दिशा में वह दौड़ रहा था उसी दिशा में हवा को प्रवाहित करना। इसके साथ मैना सुदृढ़ीकरण का उपयोग किए बिना भी मैं अपनी चपलता में सी जोड़ रैंक तक पहुंच सकता हूं, इवान ने अपनी वर्तमान चपलता को देखने के बाद प्रसन्न स्वर में कहा। इवान खुश था क्योंकि अब वह अपनी सी जोड़ रैंक की चपलता को बनाए रखते हुए अपने कौशल का भी उपयोग कर सकेगा। जैसा कि आप जानते हैं, एक व्यक्ति एक समय में या तो अपने कौशल या मन सुदृढ़ीकरण का उपयोग कर सकता है, वह दोनों का एक साथ उपयोग नहीं कर सकता। पहले बिना मन सुदृढ़ीकरण के इवान अपने किसी भी स्टेट में सी जोड़ रैंक तक पहुंचने में सक्षम नहीं था, लेकिन अब बिना मन सुदृढ़ीकरण के भी वह बिना किसी समस्या के अपनी चपलता में सी जोड़ रैंक तक पहुंच सकता है। और ठीक है, मेरे पास भी जल्दबाजी कौशल है, मैं इसका उपयोग चपलता में सी जोड़ रैंक से आगे जाने के लिए कर सकता हूं, इवान ने बड़बड़ाया और जल्दबाजी कौशल का भी उपयोग किया। उसकी चपलता एक बार फिर बढ़ गई और उसके और थंडर रेड के बीच की दूरी कम होने लगी। जब थंडर रेड ने यह देखा तो उसके शरीर से बैंगनी रंग की रोशनी निकली और इवान सहित सभी दिशाओं में गड़गड़ाहट की चापें दौड़ पड़ीं। लेकिन अपनी दिशा में आ रहे थंडर आर्क्स को देखकर इवान ने अपनी उच्च चपलता से उन्हें आसानी से चकमा दे दिया। ओह ठीक है, मैं इसके बारे में पूरी तरह से भूल गया था, भागते समय इवान ने कहा और उसके हाथ में एक हरी तलवार दिखाई दी। जैसे ही उसके हाथ में हरी तलवार दिखाई दी, इवान को लगा कि वह अपने आसपास हवा के कणों को और अधिक स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता है। जैसा कि अपेक्षित था, मैं तलवार पकड़ते समय अपने आसपास की हवा को अधिक आसानी से नियंत्रित कर सकता हूं, इवान ने तलवार पकड़ने के बाद बदलाव महसूस करते हुए कहा। उसके हाथ में तलवार स्पष्ट रूप से पवन रोश थी जो उसे कालो से मिली थी। पवन रोश बी रैंक एक तलवार जो आपके तलवार के हमले की शक्ति को 200% तक बढ़ा देती है। तलवार का उपयोग करते समय आप अपनी तलवार के हमले की तीक्ष्णता को बेहतर बनाने के लिए कुछ हद तक वायु तत्व को नियंत्रित कर सकते हैं। दिन में 3 बार आप तलवार के साथ जुड़े कौशल विंड ब्लेड्स का उपयोग कर सकते हैं। अचानक इवान ने कुछ सोचा और उसकी आंखें चमक उठीं। वायु रोश के विवरण के अनुसार यह मेरी तलवार के हमलों की शक्ति को 200% तक बढ़ा देगा।
फिर अगर मैं इस तलवार के साथ अपने वायु हेरफेर कौशल का उपयोग करता हूं तो क्या इसकी हमला शक्ति भी 200% बढ़ जाएगी? इवान ने बड़बड़ाया और जल्दी से इसे आजमाने का फैसला किया। यहाँ तक कि आसपास की हवा को नियंत्रित करने के लिए हवा के हेरफेर का उपयोग किया। उसके हाथ में पवन रोष तलवार हरी रोशनी से चमक उठी और आसपास की हवा ने उसके लंबे ब्लेड को ढकना शुरू कर दिया। बस कुछ ही सेकंड में पवन रोष की पूरी ब्लेड हरी रोशनी से चमकती हवा से ढक गई। इवान ने थंडर रेड को देखा जो अब उससे सिर्फ 30 मीटर दूर था। चलो देखते हैं कि इसकी शक्ति बढ़ती है या नहीं, इवान ने बड़बड़ाया और थंडर रेड की दिशा में अपनी तलवार से वार किया। स्विश! हवा से बनी तलवार का एक वार भयावह गति से थंडर रेड की ओर बढ़ा और एक पल में उसके स्थान पर पहुंच गया। पुची! थंडर रेड के प्रतिक्रिया करने से पहले ही उसका शरीर 2 हिस्सों में विभाजित हो गया। लेकिन इवान को इससे भी ज्यादा झटका इस बात से लगा कि थंडर रेड के शरीर को 2 हिस्सों में काटने के बाद भी उसकी तलवार की मार यही नहीं रुकी और आगे बढ़ती रही। उसकी तलवार की मार एक मोटे पेड़ से टकराए और वह पेड़ भी बड़े करीने से कट गया। लेकिन पेड़ को काटने के बाद भी तलवार की मार रुकी नहीं और तब तक आगे बढ़ती रही जब तक कि वह उसकी नज़रों से ओझल नहीं हो गई। हे भगवान! उस हमले की शक्ति निश्चित रूप से 200% बढ़ गई थी। इवान जल्द ही अपने होश में आया और जोर से चिल्लाया जब उसने अपने वायु हेरफेर कौशल का परिणाम देखा जब उसने इसे पवन रोष तलवार के साथ इस्तेमाल किया। इवान ने अपने हाथ में हरी तलवार को देखा और उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। अगर मैं अपने ज़्यादा से ज़्यादा मैना का इस्तेमाल करूं तो मैं उस तरह के हमले से बी रैंक के राक्षस को भी मार सकता हूं, इवान ने उस हमले की शक्ति को देखने के बाद बड़बड़ाया। इवान थंडर रेड के शरीर की ओर चला गया ताकि कोर की तलाश कर सके। क्लैंग! जैसे ही इवान वज्र चूहे के शरीर के पास पहुंचा, उसने लड़ाई की आवाज़ सुनी जो उसके स्थान से ज़्यादा दूर से नहीं आ रही थी।